अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ आशा सदीक़ा और आज हम लोग कर रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का ओवरव्यू। हम सिर्फ इनको डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को दो तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स दो तरह और दो चैप्टर्स में हमारे पास DSM-5 में मौजूद है। तो उन दोनों में डिफरेंशिएटर्स क्या है, किस में कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं, किस में कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं और एक्चुअली पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं क्या और कौन कौन से, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में करेंगे ओवरकम। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा क्योंकि न्यू है, तो आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें। और अगर आप पुराने और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तब तो अब ज़रूर आपको कर देना चाहिए ना। और लाइक शेयर कमेंट मस्ट है, आगे आपकी मर्ज़ी। अब हम आउटलाइन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोग DSM-40 या DSM-5 में प्रपोज्ड पर्सनालिटी क्या है वो सारी बताएंगे। और उसके बाद पर्सनालिटी असेसमेंट इन DSM-5 जो सी है ना, वो ज़रा मुख्तलिफ की गई है, तो उसके लिए अलग से चैप्टर फिर आता है, वो हम पढ़ेंगे। पर्सनालिटी टाइप्स पढ़ेंगे और पर्सनालिटी ट्रीटमेंट्स। तो पर्सनालिटी ट्रीटमेंट्स एज सच आई डिडंट थिंक सो कि होगा, क्योंकि हम बस जनरल सा ओवरव्यू कर रहे हैं। और मे बी ये सारा कंटेंट आपको एक वीडियो में ना मिले, दो वीडियोस में स्प्लिट होके मिले। ओके, अब हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। अब पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग कि एक इंसान एक मखसूस तरीके से वो जो देखता है, उसका वो देखने का वो नज़रिया या वो अंदाज़ सोचने का, देखने का, समझने का, वो चीज़ों को महसूस करना और उन चीज़ों पे फिर बिहेव करना। कि एक्चुअली जब हम CBT जैसे कि अप्लाई करते हैं, CBT में हम उसके वो एकदम से कहते हैं अच्छा मुझे लगता है मुझसे ये नहीं हो पाएगा। फिर हम पूछते हैं अच्छा आपको जब ये लगता है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, आप कैसा महसूस करते हैं, ये फिर वो अपनी बताएगा पैथेटिक फील करता हूँ। अच्छा, जब आप पैथेटिक फील करते हैं फिर आप क्या करते हैं? फिर मैं कुछ भी नहीं करता और फिर मैं बस गिव अप कर देता हूँ और फिर यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा वो डिप्रेस्ड मूड में चल जाता है। तो यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं हर चीज़ के, थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर। क्या आप अक्सर कोई ऐसी सिचुएशन में एक थॉट क्लिक होता है, उसके बारे में हमारी फीलिंग्स जनरेट होती हैं और उन फील्स में हम बिहेव करते हैं। लाइक कि किसी ने मुझे कहा तुम बेवकूफ़ हो, इसने मुझे बेवकूफ़ कहा, इसने मेरी बेइज्जती किया, ठीक है। ये मेरे माइंड में क्या क्लिक हुआ कि उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है। उस डिसरिस्पेक्ट को मैंने फ़ील किया कि अच्छा इमोशन मुझे फ़ील नहीं हुआ, एंगर फील हुआ। उस एंगर को मैंने एक्सप्रेस किया शाउट करके उस पर कि तुम होगी बेवकूफ़, ये होगा बेवकूफ़, वो होगा बेवकूफ़। तो ये 3 एस्पेक्ट्स जो उनसे होते हैं ना, ये एक ही रो में होते हैं। जैसा थॉट उसके बारे में आप क्या फ़ील करते हो और फिर जो फ़ील करते हो उसको कैसे बिहेव करते हो। तो यही एक इंसान की अगर हम देखें तो शख्सियत होती है। और जब इंसान की शख्सियत में कुछ ऐसी डेविएट्स आ जाएं, कुछ ऐसी हदें आ जाएं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स, फीलिंग्स और थिंकिंग्स आ जाएं जिनसे इंसान अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए ख़तरनाक साबित हो, अपने लिए उसकी ज़िंदगी के अपने मसले इतने भर जाएं कि वो परफॉर्म ना सही से कर सके हो, कि वो अपनी ज़िंदगी को ही खुल के जी नहीं पा रहा, या फिर उसके इर्द गिर्द के लोग उससे तंग हो रहे हैं या वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से तंग हो रहा है अपनी इसी पर्सनैलिटी की वजह से। तो हम उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब जब हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर PD की बात करें, लॉन्ग स्टैंडिंग, परवेसिव, इनफ्लेक्सिबल, एक्सट्रीम, परसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड इनर एक्सपीरियंसेस के एक इनफ्लेक्सिबल और एक्सेसिव और एक्सट्रीम किस्म के जो उनसे हमारे बिहेवियर्स होते हैं और उन बिहेवियर्स पे हमारे जो इनर एक्सपीरियंसेस जनरेट होने लग जाते हैं, उन चीज़ों को हम मतलब कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे लेके आएंगे, जिसमें पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ अनस्टेबल होगी और क्लोज रिलेशनशिप्स भी हम सस्टेन नहीं कर पा रहे होंगे। अब ये कैसे होता है कि जैसे कि हमने ड्राइविंग करना सीखी है, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा बहुत अच्छा स्टीयरिंग कैसे चलाना है, ब्रेक और स्पीड, गियर, इन सब का ध्यान रखेंगे। आई थिंक सो 2 से 3 दिन के बाद वो हमारे ऑटोमेट में चला जाएगा।
अनकॉन्शियस में चला जाएगा, हमें पता चल जाएगा हमने कैसे कार चलानी है वो। इसी तरह हमारे बिहेवियर्स होते हैं। हम अगर एक बार मैं कहूँ कि अच्छा इसने मेरे बारे में बुरा सोचा, फिर अच्छा इसने भी मेरे साथ अच्छी नहीं की, तीसरे दिन इसने भी वैसे कुछ ख़ास नहीं किया, मेरे ही नुकसान हुआ इससे भी मिल के, अच्छा चौथे से वही सब। अब ये 3 मेरे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को मैं अपनी पूरी लाइफ में जनरेट करूँगी, और इन 3 नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस को मैं कितने एक्सट्रीम तक लेके जाती हूँ अपने लिए, और फिर उनको कितना ज़्यादा एक्सट्रीम तक जनरलाइज करती हूँ कि मैं कहती हूँ फिर जब मैं अगले पे कहूँगी, अब 5वां केस मेरे पास आया, मैं को जनरलाइज़ कर दूँगी नहीं इसने भी मेरे साथ बुरी ही करनी है, फिर मैं पीछे भी एक्सट्रीम करती रहूँगी उस पर जो मैं इम्पोज कर रही हूँ ना, पीछे सब को ज़्यादा ओवर रिएक्ट करके उस पर एक्सट्रीम करूँगी। उसने तो ये भी किया था, उसने तो वो भी किया था, मुझे भी नहीं पता होगा, अच्छा उसने तब ये किया था या उसने वो सोचा था, शायद तब मैंने वो सब फील नहीं किया हो, लेकिन जब मैंने उस पर 5वें पे वो चीज़ इम्पोज करनी थी, मैं सब कुछ इकट्ठा भी किया, एग्जैगरेट भी किया, अपने लिए भी एग्जैगरेट किया और उस पर डाला। इसमें मैंने अपना नुकसान भी किया, अगले का नुकसान भी किया हो सकता है, वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। तो ये चीज़ है कि इनफ्लेक्सिबल और एक्सट्रीम और परसिस्टेंट पैटर्न्स हो जाते हैं। इनर एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हो, और फिर वैसे ही हमारे इनर एक्सपीरियंसेस भी होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे सोच होगी वैसे हमारी ज़िंदगी होगी। ये चीज़ तो हमने बहुत बार सोची मतलब कि समझी भी है, देखी भी है और सुनी भी हुई है, लेकिन ये एक्चुअली होता है कि जो हम सोचते हैं वही ना, कि रब भी ये कहते हैं जो गुमा करोगे वही है तुम्हारे लिए। तो ऐसे ही है। उसके बाद प्रोफाउंड चेंजेस इन पर्सनालिटी डायग्नोसिस फ्रॉम DSM-4 TR टू DSM-5। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हुई। अब वो क्या चेंजेस हुई थी, 10 डायग्नोसिस जो से DSM-4 TR में पर्सनालिटी के 10 डायग्नोसिस है, लेकिन DSM-5 में 6 हो गए। कि वैसे DSM-5 में भी अगर हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर का चैप्टर देखेंगे तो उधर 10 ही डिसऑर्डर्स होंगे, हिस्ट्रोनिक, डिपेंडेंट, स्किज़ोटाइपल, स्किज़ॉइड और पैरानॉइड, ये सारे होंगे। उनके अलावा बॉर्डर लाइन तो जाहिर सी बात होगा, और OCDP भी होगा, अवॉइडेंट भी होगा। मतलब कि 6 जो से 3 क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर A, क्लस्टर B, क्लस्टर C, ये तीनों एज अ क्लस्टर DSM-5 में मौजूद है। लेकिन DSM-5 का प्रोपोज्ड मॉडल ऑफ पर्सनालिटीज़ जो कि फर्दर आगे चैप्टर्स में आते हैं, असेसमेंट मेजरमेंट के चैप्टर के बाद, उधर सिर्फ 3 पर्सनालिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए मॉडल प्रपोज किया गया। 6 पर्सनालिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए मॉडल्स मतलब कि एक्सप्लेन किए गए हैं, फॉर्मुलेट किए गए हैं। ठीक है। अब DSM-5 इंक्लूड्स पर्सनालिटी ट्रेट डिमेंशंस। उसमें डिमेंशंस हैं, डोमेन्स हैं 5, मेरे ख्याल 5 डोमेन्स हैं, 25 फैसेट्स दिए हुए हैं उस लिहाज से। रीजंस फॉर चेंजेस, रीज़न क्या थी चेंज करने की? हाफ हु मेट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर 1 DSM-4 TR पर्सनालिटी डिसऑर्डर मेट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ अनदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगर यहाँ पे हम देखें तो पैरानॉइड और OCD और स्किज़ोटाइपल, इनके कुछ जो सी डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ हैं वो मैच कर रहे हैं। हिस्ट्रोनिक के मैच कर रहे हैं बॉर्डर लाइन से, बॉर्डर लाइन और एंटी सोशल के मैच कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता था कि जो उनसे सारे सिम्टम नहीं मैच करते, कुछ मैच करते थे। लेकिन अब अगर हमने DSM अभी देखा है, वो 5 सिम्टम होते हैं, और होता है कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा हों। ठीक है। 9 सिम्टम होते हैं और लिखा होता है कम से कम 6 हों, कम से कम 5 हो, ज़्यादा 6 हों। ठीक है। इस तरह डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम पर्सनैलिटीज़ की बात कर रहे हैं, अगर एक बंदे में 2 चीज़ें जो सी हैं वो 2 पर्सनैलिटीज़ में एक जैसी आ रही हैं, तो ये भी मुमकिन है कि 2 पर्सनैलिटी के क्राइटेरियाज जो से एक ही पर्सन मैच करे।
ठीक है, वो हो सकता है। मैनी पीपल हु सीम टू हैव सीरियस पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स डू नॉट फिट एनी ऑफ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोसिस। वो लोग जिनकी सीरियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स थी, हमें समझ नहीं आ रहा होता था अच्छा अब इनको बॉर्डर लाइन पर रखें, इनको ये रखें, इनको वो रखें, क्योंकि वो बाकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ की तरह ही ये वाले भी दिए होते थे इस सिम्टम्स की बेस पे। अगर आप चाहें तो आप DSM खोल के देखिएगा, आपको पता चलेगा। DSM का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला चैप्टर भी। और इंडिविजुअल विद द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैन वेरी अ गुड डील फ्रॉम वन अनदर इन द नेचर ऑफ देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। आगे वही सारी बातें आ जाती हैं कि वही चीज़ कि पर्सनैलिटी के सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल हो रही थी। आगे DSM-40 आर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो से क्लस्टर्स थे, ये एज इट इज़ ही DSM-5 में भी मौजूद हैं। क्लस्टर ए में पैरानॉइड पर्सनैलिटी, स्किज़ोइड पर्सनैलिटी, स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये इसी तरह द ड्रामेटिक एंड अनप्रेडिक्टेबल क्लस्टर आ जाता है। अब ये इनकी खसूसियात हैं ड्रामेटिक एंड अनप्रेडिक्टेबल, कि इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और ये मैनिपुलेटिव भी होते हैं। एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी। अब नार्सिस्टिक एंड पैरानॉइड आपस में मैच भी करते हैं इनके सिम्टम्स। उसके बाद एंशियस फेयरनेस क्लस्टर, इसमें अवॉइडेंट पर्सनैलिटी हमेशा ये एंशियस रहते हैं और खौफज़दा रहते हैं। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी। अब हम बाद में बात करेंगे कि क्यों और कैसे हैं, ये आगे भी हैं इन पर्सनैलिटीज़ को एक्सप्लेन करना। अब वो पर्सनैलिटी की अगर हम वैसे टाइप्स देखें, ये टाइप्स पर्सनैलिटी की मौजूद हैं DSM-5 में भी, पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, द लॉनर, स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, द मैनिपुलेटर्स, borderline personality disorder, chaotic relationships, histrionic personality disorder, the center of attention, narcissistic personality disorder, love themselves, avoidant personality disorder, the shy one, dependent personality disorder, the need someone, obsessive compulsive personality disorder, they need their satisfaction। अगर अच्छा, अब DSM-5 में जो 6 क्राइटेरियाज जो उनसे हैं जो प्रपोज किए जाते हैं वो हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, नार्सिस्टिक, स्किज़ोटाइपल, अवॉइडेंट, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन। और ये कैसे मौजूद होते हैं बताती हूँ। 77779 यह पर्सनैलिटी असेसमेंट इन प्रपोज्ड DSM-5 को जब हमने प्रपोज करना हो, पर्सनैलिटी असेसमेंट प्रपोज्ड इन DSM-5, तो वहाँ पे सिर्फ ये 6 पर्सनैलिटीज़ के क्राइटेरियाज़ ही प्रपोज्ड किए गए हैं कि अच्छा इनकी असेसमेंट अगर हमने डायग्नोस करना है तो कैसे कैसे करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और वैसे ये मैंने पहले भी बताया इतनी बार, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पहले चैप्टर आता है एक, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं है, लेकिन सब्सटेंस यूज़ के बाद शायद कहीं आता है। उधर जो से उधर ये सारी पर्सनैलिटी एज इट इज़ क्राइटेरिया में मौजूद हैं। अब वहाँ पे हम देखते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जो उनसे हैं प्रीऑक्यूपेशन विद ऑर्डर, परफेक्शन एंड कंट्रोल। नार्सिस्टिक जो उनसे होते हैं ग्रैंडियोस्ट होते हैं, इनको कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो इनको एडमायर करे। फिर है नीड फॉर एडमिरेशन और लेक ऑफ एम्पैथी, ये इनको लोगों की कोई फ़िक्र नहीं होती। ये लोग इन लोगों के लिए ये ही सबसे अहम होते हैं और इनसे अहम कोई हो ही नहीं सकता, बाकी सारे इनके नज़दीक कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, लिटरली दरख्त, कीड़े मकोड़े, इस टाइप के लोग हैं। अब उसके बाद स्किज़ोटाइपल जो होते हैं ये इनकी कोग्निशन डिसोर्जन होती है, इनके थॉट्स डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनके बिहेवियर्स भी एसेंट्रिक्स टाइप होते हैं और इनके क्लोज रिलेशनशिप्स नहीं बन पाते। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी जो उनसे होते हैं वो सोशल इनहिबिटर्स होते हैं कि वो सोशली मेल जोल से घबराते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं नेगेटिव इवैल्यूएशन के, अपने ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि लोग इनके बारे में नेगेटिव थॉट्स रखें या नेगेटिवली सोचें इनके बारे में, और ये ज़्यादा जल्दी एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। एंटी सोशल जो उनसे होते हैं ये इन हर कानून इनके तोड़ने के लिए बना है, इनकी ये सोच होती है कि हर कानून इनके ही तोड़ने के लिए बना है। डिसरिगार्ड फॉर द राइट्स ऑफ अदर, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता
इनके बाप को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का हक मारा जाए या किसी का हक मारा जा रहा है या मारा गया है इनकी वजह से। इनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको बस अपना मज़ा चाहिए होता है, अपना फ़ायदा चाहिए होता है। तो ये एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ होती हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी जो उनसे होती है इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, सेल्फ इमेज की इंस्टेबिलिटी, अफेक्ट्स मतलब अफेक्ट्स यहाँ पे इमोशंस की बात हो रही है, फीलिंग्स की बात हो रही है, और ये इम्पल्सिव हद से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद पैरानॉइड की बात करें, पैरानॉइड डिस्ट्रस्ट के किस पे यकीन नहीं कर पाते और हर वक्त सस्पिशियस होते हैं। स्किज़ॉइड की अगर हम बात करें, ये डिटैचमेंट होती हैं, सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ बिहेवियरल एक्सप्रेशंस होती हैं। हिस्ट्रोनिक की अगर हम बात करें, असेसिव इमोशनैलिटी होती है, अटेंशन सीकिंग होती है इन लोगों में, कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इनको बस एक ही चीज़ चाहिए होती है कि ये लोग ही लोगों की तवज्जो का मरकज़ हों। ये लोग अपनी अटेंशन दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंट पर्सनैलिटी भी सबमिसिव बिहेवियर्स उनके होते हैं, हमेशा इनमें फियर फॉर सेपरेशन रहता है और इनको हमेशा कोई ना कोई ऐसा चाहिए होता है जो इनका ख्याल रखे। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर टिपिकली फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उन लोगों ने सफाइयाँ करनी होती हैं, तो उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद नार्सिस्टिक, जो उनसे नार्सिस्टिक मेल्स में पाया जाता है। मेल्स को ही डिस्ट्रेस होता है और सस्पिशियस होते हैं कि अच्छा नहीं, नार्सिस्टिक मेल्स में पाया जाता है। मेल्स ही क्योंकि वो तो सुपीरियर हैं, रूल मेकर हैं, तो अक्सर उनको ये होता है, उनके लिए अपना जेंडर ही उनके लिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टाइप होता है ना, उनके लिए अपना जेंडर ही वो चीज़ होती है। उसके बाद स्किज़ोटाइपल जो सा होता है, जैसे कि अपने यहाँ पे पढ़ा, स्किज़ोटाइपल डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स होती हैं, एसेंट्रिक बिहेवियर्स होते हैं, अनएबल टू सस्टेन क्लोज रिलेशनशिप, ये मेल्स में ही होता है क्योंकि वो दिमाग को चलाते हैं ना। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी फीमेल्स में होता है ड्यू टू कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कि हमारे यहाँ फीमेल्स में ज़्यादा घुलना मिलना, ज़्यादा उठना बैठना विद अपोजिट जेंडर कम है, और फीमेल्स यहाँ पे घरेलू फीमेल्स भी देखें या फीमेल को देखें आपस में बैठे तो वो इनको ये डर रहता है कि हम बुरी ना बन जाए। तो ये फीमेल्स में हाइपर सेंसिटिविटी टू नेगेटिविटी टू क्रिटिसिज्म या नेगेटिव इवैल्यूएशन जो से वो फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। एंटी सोशल जो से वो मेल्स ही ज़्यादा होते हैं। बॉर्डर लाइन जो से होती है वो फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। वो इम्पल्सिविटी, इमोशनैलिटी फैक्टर्स और अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वो सब फीमेल्स में पाया जाता है। ओके, तो हमारी ये वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है स्टेप ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट इन प्रपोज्ड इन DSM-5। DSM-5 में हमने जैसे कैसे पर्सनैलिटीज़ को हमने असेसमेंट करनी होती है, पर्सनैलिटी असेसमेंट्स कैसे करनी होती हैं वो चीज़ है, और ये अलग से चैप्टर है। इतना चैप्टर एक अलग से था, ये चैप्टर अलग से है। इवन आई थिंक सो कि हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम इसमें करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह।